हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले एक टर्म आता है बेटा, एक चीज़ आती है, उसके बारे में देख लेते हैं। बोलते हैं उसे वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अभी ये क्या होता है बेटा, ये समझते हैं। देखो, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि किस लिमिट में जो रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने कहा ना कि माजी स्लेट्स है बेटा, ये स्लेट्स है, ठीक है। ये कोई लाइट बीम आ रही है, पूरी बीम ऐसे आ रही है, ठीक है। यहाँ स्क्रीन है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जेड ले रहे हैं, ठीक है। जेड ले रहे हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है। हमने कहा एक्चुअल में देखा जाए, अगर कह लीजिए कि आप अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो जो लाइट है वो ठीक सामने रे ऑप्टिक्स वाले मेथड से यहाँ तक लाइट आती है, ठीक है, यहाँ आती है, ठीक है। हमने इसकी विड्थ ए माना बेटा, तो ये भी कितना होता, ए होता। ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन जो होता है ये डाइवर्ज करता है, लाइट यहाँ आती है, ठीक है। हमने कहा ये एंगल मान लो बेटा थीटा है, ठीक है। अब उस एंगल को थीटा ले रहे हैं, तो जो थीटा आता है ये आता है, एंगल स्मॉल ही लेते हैं जनरली, याद रखें एंगल स्मॉल होता है, ठीक। तो जो थीटा होता है बेटा वो होता है लैम्डा बाई ए, एंगुलर कितना डेविएट, मतलब कितना डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि इस डिस्टेंस की बात करें बेटा, तो अगर ये थीटा है तो ये जो होगा वो थीटा इंटू जेड होगा, ठीक है। तो आप कह सकते थे जो मतलब आप कह सकते थे जो डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे कह सकते थे कि डाइवर्जेंस ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अभी टर्म आ जाएगा ये चीज़ की वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। ये चीज़ अगर हम बात करें तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थीटा इंटू जेड या लैम्डा जेड बाई ए, ये होता है, ठीक है। अब बोलते ये हैं कि जो डाइवर्जेंस है, जो स्प्रेडिंग है, कह लीजिए डाइवर्जेंस कह लीजिए, जो स्प्रेडिंग है वो स्प्रेडिंग जब एग्जैक्टली लगभग ए के बराबर होता है तो उसे बोलते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है, मतलब उसे हमारी आंख देख पाएगी। तो बोलते हैं ना कि आप कह सकते थे कि when this spreading is approximately equal to a, मतलब इस बीम की विड्थ के बराबर a इक्वल टू a, then in that case the spreading is said to be significant। इसका मतलब ये हुआ कि जिस केस में जो स्प्रेडिंग है थीटा जेड, ये जब है ए के लगभग बराबर होता है, उसमें हम मानते हैं कि जो स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन है वो सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ डिफ्रैक्शन की वजह से स्प्रेडिंग हुई है। अगर इतना नहीं होता है तो हम मानते हैं कि डिफ्रैक्शन की वजह से कोई स्प्रेडिंग ही नहीं हुई है, तो हम मानते हैं कि रे ऑप्टिक्स वैलिड है, यानी वहाँ पे पूरी की पूरी तरह से हम रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी ही ले लेते हैं, ठीक है।
तो ये वाली चीज़ हो गई बेटा। तो इसलिए अगर हम इक्वेट कर देंगे तो देखो, इसलिए मतलब इस वाली चीज़ को, इसलिए लैम्डा जेड बाई ए जो है वो लगभग हमने क्या किया, ए के बराबर कर दिया। तो यहाँ से देखो जेड जो है, जेड कितना आ गया, जेड लगभग आ जाएगा ए स्क्वायर बाई लैम्डा के। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलते हैं, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। ठीक है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, ए स्क्वायर बाई लैम्डा, जहाँ पे ए जो है वो विड्थ ऑफ स्लिट है, लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो जेड को बोल देते हैं, जेड एफ बोल देते हैं इसे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ठीक है, तो जेड एफ क्या होता है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस के बियॉन्ड जो होता है वो डिफ्रैक्शन डोमिनेट करता है, उसके पहले जो होता है वो रे ऑप्टिक्स डोमिनेट करती है। ठीक है, मैं आपकी समझाता हूँ आपको कि ये आप नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पे जेड एफ क्या था, जेड कैपिटल एफ, सॉरी जेड एफ, ये क्या था बेटा, ये होता है ए स्क्वायर बाई लैम्डा। ठीक है, इससे क्या, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो केस 1, अच्छा जेड एफ क्या है, स्क्रीन की डिस्टेंस। मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने कहा अगर फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, अगर मान लीजिए जो स्लिट है, स्लिट से वो 10 मीटर दूरी आ रही है, सपोज करिए, वो आता है लगभग इतना आता है, इससे ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, 10 मीटर दूरी आ रही है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने स्क्रीन 10 मीटर से कम दूरी पे रखा है तो जो डिफ्रैक्शन की वजह से स्प्रेडिंग होगी वो नेग्लिजिबल होगी, उसे आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपने क्या किया कि आपने 10 मीटर से दूर रखा स्क्रीन को, तो उस केस में जो स्प्रेडिंग होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ में समझने वाली बात है। तो हमने कहा कि पहला केस हम ले लेते हैं कि जो स्क्रीन डिस्टेंस, स्क्रीन डिस्टेंस जो है वो आप कह लीजिए लेस देन जेड एफ है, मच लेस देन जेड एफ है। ठीक है, जेड कैपिटल एफ मच लेस देन जेड एफ है। देन तो इस केस में क्या होगा, देन द स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन will be negligible। यानी कि जो डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग होगी नेग्लिजिबल होगी, एंड रे ऑप्टिक्स will be fully valid। फुल्ली वैलिड का मतलब पूरी तरह से वैलिड होगा। ठीक है, दूसरा हमने कहा जो स्क्रीन डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, इससे हम लगभग ZF के बराबर ले लें, इसको लगभग ZF के बराबर ले लें, देन द spreading will be spreading due to diffraction will be significant and this is the distance up to which
रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। इस डिस्टेंस तक जो रे ऑप्टिक्स होता है बेटा वो क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, अब तीसरा ले लो। तीसरा मान लो जो स्क्रीन डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन ZF है, मतलब मच ग्रेटर देन ZF है, देन the spreading will dominate, the spreading will dominate over the width of light due to रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि सीधी जो लाइट पड़ रही होगी। ठीक है, आप समझिएगा, रे ऑप्टिक्स यहाँ जब बोल रहे हैं तो मतलब जो लाइट सीधी जा रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सीधी वाली लाइट होगी उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगी क्या, स्प्रेडिंग जो है। एंड रे ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे समझना बेटा, यानी कि हम कहें जो ये डिस्टेंस होता है ये वो लिमिटिंग डिस्टेंस होता है जिसके पहले तक रे ऑप्टिक्स फुल्ली वैलिड होती है, जिसके बियॉन्ड जो है वो फिर डिफ्रैक्शन रोल प्ले करने लगता है और रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होती है। तो इस पर भी आई थिंक पिछले साल ही जेईई मेंस में इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था कि वो डिस्टेंस बताइए जिसके बियॉन्ड, जिसके अंदर ही मतलब जिसके बियॉन्ड रे ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगा। तो वो डिस्टेंस क्या होता है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस ही होता है। ठीक है बेटा, इसे याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ इसे। तो चलिए बेटा अब पढ़ते हैं हम लोग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की बात करें कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन एग्जैक्टली, अगर पोलराइजेशन की बात करें तो जो मैकेनिकल वेव होता है, मैकेनिकल वेव में एक ट्रांसवर्स वेव होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की बात अगर हम करें कि वेव अगर +x में जा रही है तो जो मीडियम पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे किसी भी प्लेन में। मतलब अगर ये x में जा रहा है तो YZ प्लेन ये होगा, इस प्लेन में जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो किधर भी ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकते हैं, तो ऐसे भी कैसे भी वाइब्रेट कर सकते थे YZ प्लेन में बेटा। ठीक है, तो एग्जैक्टली व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को हम प्लेन मतलब पोलराइजेशन के बाद जो लाइट मिलती है उसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोलते हैं। तो पोलराइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है द रिस्ट्रिक्टिंग वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इन सिंगल प्लेन इज नोन एज पोलराइजेशन। ठीक है, तो इसे लिखते हैं restricting vibration of medium particles in single plane is known as पोलराइजेशन। यानी कि किसी लाइट को, अच्छा अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देने को ही हम पोलराइजेशन बोल देंगे। ये तो हमने मैकेनिकल वेव के लिए लिख लिया। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें या लाइट की बात करें तो उस केस में पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। तो होता क्या एग्जैक्टली कि जो बाकी प्लेन्स, मतलब आप कह लीजिए अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगी या इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बाकी सारी डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो गायब हो जाती है, वो हट जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दिखाते कैसे हैं। जैसे अगर हमने कहा ऐसे, हमने कहा ना कि मान लो ये लाइट आ रही है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो ऐसे वाइब्रेशन दिखाते हैं ये, ठीक है। ये क्या हो गया, ऐसे वाइब्रेशन हो गया। और यहाँ देखना, यहाँ डॉट बनाते हैं, ये डॉट बनाते हैं, ये डॉट बनाते हैं, ठीक है। तो डॉट और एरो बताता है कि दोनों, मतलब कि हर डायरेक्शन में ये क्या हो गया, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। हम लाइट की ही बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे जो पोलराइज करता है उससे हम लोग पोलराइजर या पोलरॉइड बोल देते हैं बेटा, ठीक है। हमने कहा मान लो इसका ऐसे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये है, इसे हम पोलरॉइड बोल दिए, ठीक है। ये पोलराइज करता है लाइट को। इसके बाद क्या होगा, देखो अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई मान लो। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा वो ऐसे वाइब्रेट करेगा। ध्यान दीजिएगा आप, इसमें डॉट वाली चीज़ हमने गायब कर दी है। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है आई नॉट, वो क्या होती है बेटा, I/2। यानी क्लियर रहेगा, अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई है तो अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होती है तो पक्की बात है इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, I0/2 हो जाती है, ठीक है बेटा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक बेटा, अब देखना ध्यान से। अब यहाँ पे जो पोलरॉइड होता है, पोलरॉइड वो जो लाइट को पोलराइज करे, ठीक है। अब पोलरॉइड का दो अलग अलग नाम है, जैसे ये एग्जैक्टली वैसा ही नाम है जैसे हमने कहा हम खाना ही खाते हैं। अब दोपहर में खाए हमने तो हमने लंच बोल दिया, रात में खाया तो हमने डिनर बोल दिया। एग्जैक्टली वैसा ही होता है कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट है और कोई पोलरॉइड है तो वो लाइट को पोलराइज करता है, तो उसे पोलराइजर बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोलराइजर, क्योंकि वो पोलराइज किया उसने। और एक पोलरॉइड है, अगर वो पोलराइज्ड लाइट को ही की एनालिसिस के लिए यूज करते हैं तो उसे एनालाइजर बोल देते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे, देखो। तो पोलराइजेशन हो गया। अब इसमें मैं एक लॉ आता है, लॉ ऑफ मिलर्स, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको एनालाइजर क्या होता है और पोलराइजर क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा बेटा ये अनपोलराइज्ड लाइट है, सपोज करिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पे आपने एक पोलरॉइड लगा दिया। अब अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी हमने आई मान ली। मैं लिख देता हूँ पहले ये अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी आई मान लिया बेटा, ठीक है। यहाँ से ये जो होगा इसे पोलराइजर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पोलराइज कर रहा होगा लाइट को, इसने लाइट को पोलराइज कर दिया बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डॉट वाली चीज़ नहीं बनाए। अच्छा ये अनपोलराइज्ड हो तो यहाँ डॉट वाली चीज़ बना देते हैं, ठीक है। अब ये पोलराइजर हो गया। अब ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है बेटा। इसकी इंटेंसिटी I0 मानते हैं और हमें पता है I0 जो है वो I/2 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा,
हम एक पोलराइड और लगाते हैं, जिसका देखना ध्यान से, जिसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मतलब इससे एंगल थीटा पे है। मतलब मैं कहूँ इसका जो प्लेन है वो इससे क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का इसके थीटा एंगल पे है, ठीक है, या इससे कह लीजिए थीटा, क्योंकि इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा वही इसका यही प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा, इससे कितने एंगल पे है, थीटा पे है। तो इस केस में ये एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसे एनालाइजर बोल देंगे, ठीक है। अब इससे जो लाइट निकल रही है वो लाइट तो अभी भी ऐसे ही रहेगी, तो फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क इंटेंसिटी में पड़ता है बेटा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही रहेगी, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी अगर मैं I1 बोलूँ तो जो I1 होगा वहाँ के लिए मैं लिख रहा हूँ कि जो I1 होगा वो I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान देना, I0 क्या है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है और वो इससे फॉल करती है थीटा एंगल पे, तो कितना हो जाता है इंटेंसिटी, I0 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज लॉ ऑफ मिलर्स। तो इस वाले में आप लॉ ऑफ मिलर्स भी समझ गए क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे क्लियर है कि मैंने कहा इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट I1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर हमने कहा कि इसे ठीक 90 डिग्री पर लगा दिए, मतलब ऐसे कह लीजिए, अगर हमने कहा जो पोलराइज़र है वो ऐसे रखते हैं और जो एनालाइजर है उसे ऐसे रख देते हैं, तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हो तो उस केस में जो लाइट है कोई लाइट नहीं निकलेगी, तो उसकी इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो हमने लॉ ऑफ मिलर्स भी देख लिया, पोलराइजर क्या होता है देख लिया, एनालाइजर क्या होता है। दोनों पोलराइड्स भी होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे इसी पोलराइड को पोलराइजर बोल दिया और यहाँ पे इसी पोलराइड को हमने एनालाइजर बोल दिया, ठीक है बेटा। इसे नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं बेटा, मतलब मेथड ऑफ पोलराइजेशन आप कह लीजिए, कैसे कैसे हम पोलराइज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जैसे होता क्या है ना कि देखिए, हमने कहा ये कोई लाइट आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ये डॉट भी बना दिया बेटा, ठीक है। और व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल, मतलब लाइट आ रही है किसी पार्टिकल से टकराती है, तो टकराने के बाद वो स्कैटर करती है, इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है बेटा जिससे वो टकराती है, टकराने के बाद ध्यान देना, ये लाइट जब आ रही है तो इस इंसिडेंट लाइट की जो, अब स्कैटरिंग तो हर डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस इंसिडेंट डायरेक्शन की जो परपेंडिकुलर लाइट जाएगी वो जो होगी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो ध्यान दीजिएगा, ये डॉट वाला, ये वाला होगा, ये होगा, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये होगा, और ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि जो इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है तो स्कैटर्ड लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, क्लियर है। और उसका ये ऐसे होता है, ठीक है। इसे भी मिटाते हैं बेटा।
फिर एक आता है आपका पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, मैंने कहा मान लीजिए कोई इस तरफ मान लीजिए हमने एयर माना बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया। इस तरफ कोई मीडियम है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू माना, ठीक है। तो जब ध्यान देना, ये रेयरर मीडियम है बेटा और ये क्या है, डेंसर। तो ये तभी वैलिड है जब लाइट रेयरर से डेंसर आती है, ठीक है। तो कहते हैं कि आप ऐसे कह लीजिए, ये ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है बेटा। तो ये जो लाइट है अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। तो कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, व्हेन incident light from rarer to denser medium falls at an angle such that the reflected ray and refracted ray becomes mutually perpendicular। यानी जब ये दोनों लाइट जो हैं परपेंडिकुलर हो जाती है तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है दैट विल बी पोलराइज्ड लाइट। मतलब प्लेन पोलराइज्ड पूरा बोलिए या सिर्फ पोलराइज्ड बोल दीजिए, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है और इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो ये होता है ऐसे, ठीक है। और जो ये लाइट होती है ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। ये लाइट जो होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना, इस एंगल को उस केस में एंगल आई पी फॉर पोलराइजेशन, ठीक है। और ध्यान देना, अगर मैं कहूँ ये आई पी है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा, आई पी हो जाएगा। ये 90 माइनस आई पी हो जाएगा, तो ये फिर से आई पी हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फिर से 90 माइनस आई पी, ठीक है। याद रखना आई पी जो है इसी को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। यह एक अलग टर्म हम लिखेंगे आगे, आई बी भी बोलते हैं, बी फॉर ब्रेविस्टर्स एंगल, क्योंकि इस लॉ को ब्रेविस्टर्स ने दिया था, ब्रेविस्टर्स एंगल, BREWSTERS, ठीक है, ब्रेविस्टर्स एंगल दोनों बोलते हैं। तो अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पे क्या होता है, 1 साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आई पी। तो यहाँ पे क्या हो जाता, साइन आई पी इज इक्वल टू म्यू कॉस आई पी, क्योंकि साइन 90 माइनस आई पी कॉस आई पी होता है। ये नीचे आ जाता तो क्या हो जाता, 10 आई पी इज इक्वल टू म्यू। और इसी को हम 10 आई बी भी बोलते हैं, इज इक्वल टू वॉट, म्यू, ठीक है। तो इसी लॉ को, इस लॉ को ही हम बोल देते हैं ब्रेविस्टर्स लॉ। और मैंने बता दिया आपको अलग से कि जो आई पी होता है उसी को हम ब्रेविस्टर्स एंगल भी बोलते हैं। तो क्लियर रहिएगा यहाँ पे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, केस इन विच एंगल इंसिडेंट रेज फॉल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इन सच दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड, ध्यान देना ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये
रिफ्रैक्टेड लाइट है। दोनों क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, तो ये मतलब और लॉ आपको बता ही दिया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने पोलराइजेशन पढ़ा और हमने वैलिडिटी ऑफ रियोप्टिक्स पढ़ा। ठीक है, तो इतना रखते हैं बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।